Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the another operations on set, which is intersection of sets. In the previous lecture we have discussed about the union of sets. Now in this lecture we are going to discuss intersection of sets. तो let us suppose that, तो first of all हम इसकी definition पे बात करें बेटा अगर, तो हम suppose करते हैं कि let, पहले हम दो sets के लिए बात करते हैं, let small a and let capital A and capital B be two any सेट्स. हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे पास कोई दो सेट हैं. देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी द सेट ऑफ all those elements which belong to both A and B. ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी कोई दो सेट हैं, तो अगर आपसे बोला जाता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और सेट बी का मतलब ये है कि ये उन सारे सेट्स का, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करते हैं. सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करते हैं. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन बी, एक तरीके से यूनियन का रिवर्स पार्ट. इसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से, और रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी. इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन. अगर हम इसे बेटा मैथमेटिकली देखें, तो मैथमेटिकली अगर आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी को मैम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स. किन एलिमेंट्स का सेट है? एक्स. किस तरीके के एक्स होंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में भी बिलोंग करेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बी में भी बिलोंग करेगा. यूनियन इंटरसेक्शन जितने भी ऑपरेशंस हैं वहाँ पर एंड और का बहुत ही मीनिंग होता है, बिना मीनिंग के चीज़ें नहीं होती. तो आप बहुत ही समझ करके ये काम करिएगा, ये चीज़ें बहुत ही मीनिंगफुल हैं. ठीक है, यहाँ एंड है मतलब एंड रहेगा. अगर यूनियन के केस में और यूज़ करते हैं तो वहाँ पे और यूज़ होगा. इन सारी चीज़ों की एक मीनिंग है. ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या, हम एक आपको फिर से एक चीज़ लिख के दिखाते हैं डेफिनेशन. देखिए, अगर कोई एलिमेंट x जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, ठीक, कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में अगर सपोज करिए बिलोंग किया, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिकली लिख देते हैं कि दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी. मतलब अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा. पॉइंट नंबर टू इज, if any element belongs to A and any elements belong to B, if any element x belongs to A and B both, तो हम राइट यहाँ से लिखते हैं कि this will implies that x belongs to A intersection B. ठीक, इन दोनों को कंबाइंड करके हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, x belongs to A intersection B. इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं, या डबल इम्प्लीकेशन का साइन कि x belongs to A and x belongs to B एंड x बिलोंग्स टू b. इनका कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी, और अगर ये कंडीशन दी हुई है तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करेगी. ये थ्योरम्स के लिए चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी. जब हम थ्योरम्स की प्रूविंग आपको सिखाएंगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम ये लाइन लिख रहे हैं तो इस लाइन की क्या मीनिंग है. तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई. अब हम आते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं. ठीक है, सपोज़ करिए कि हमने बेसिकली बेटा क्या लिया, हमने कोई ले लिया आपका यूनिवर्सल सेट हो गया आपका. दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल. यूनिवर्सल सेट ले लिया बेटा. अब यूनिवर्सल सेट के बाद सपोज करिए कि हमने दो सेट्स ले लिए, सिर्फ दो सेट की अभी हम बात करें. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ठीक, सेट ए हो गया आपका, ये आपका सेट बी हो गया. अब बात की जाती है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की. तो ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों कैसे एलिमेंट आते हैं? ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड विच बिलोंग टू बी. देखो, सबसे पहला काम तो सेट ए के जो एलिमेंट्स थे वो आपके पूरे ये एलिमेंट हो गए. ध्यान से सुनिए, ये पूरे एलिमेंट क्या हैं? सेट ए के हैं. ठीक, अब सेट बी के एलिमेंट की अगर बच्चों हम बात करें तो सेट बी के एलिमेंट आपके क्या हैं?
ये जो पूरे एलिमेंट हो गए वो आपके, रुकिए मैं बताती हूँ, ऐसे जो पूरे एलिमेंट हो गए वो आपके क्या हो गए, सेट बी के एलिमेंट हो गए। अब कौन से एलिमेंट आपको चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए जो सेट ए और सेट बी में दोनों हों। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। तो बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम एक डेफिनेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल के थ्रू। बेटा देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। सेट ए इज इक्वल्स टू हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड सेट बी इज इक्वल्स टू हमने बेटा कंसीडर कर लिया 1 3 9 12, ओके। अब यहाँ से अगर बेटा देखो तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। A intersection B is the set of all those element which belongs to both A and B। अब A में भी देखिए कौन सा एलिमेंट है और B में भी कौन सा एलिमेंट है। तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 बिलोंग्स टू बोथ A and B, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। 2 A में है बट B में नहीं है तो नहीं होगा। 3 A में भी है, B में भी है, 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और 3 जो है वो क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। अगर इसे सपोज करिए हमें वेन डायग्राम के थ्रू शो करना होता तो वेन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले आप क्या शो करते हैं, सबसे पहले बेटा आप एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट। सेट ए की बात करें तो हमने सेट ए ले लिया बेटा एक, और हमने एक सेट बी ले लिया, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी में हैं उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पर हो गए मिड में, बिल्कुल जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 4 5 यहाँ आपने लिख दिया और 9 और 12 आपने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से सेट ए के जो एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 और सेट बी के जो एलिमेंट हो गए 1 3 9 12, वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में दोनों में है वो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है और वो क्या है 1 और 3, ठीक। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की केवल 2 सेट्स के लिए डिस्कस की थी। इसी तरीके से यूनियन के केस में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स। इनका कहने का मतलब है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है आपके पास सेट्स गिवन है, ठीक। अब इनके इंटरसेक्शन की भी बात कहते हैं, देन इंटरसेक्शन ऑफ these family is given by, इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल AIs वेयर I इज रनिंग फ्रॉम 1 to N। इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि I की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे देन इट विल बिकम A1, ठीक है। A1 बन जाएगा और I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A2, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 A2 इंटरसेक्शन A3, इस तरीके से पूरा A1 से लेकर AN तक क्या बन जाएगा, इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। बेसिकली बेटा एक और एग्जाम्पल अगर बेटा हम कंसीडर करें, सपोज करिए कि A इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और हमने एक अनदर एग्जाम्पल B कंसीडर किया, B इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ठीक। अब C कंसीडर हम लोगों ने कर लिया 4 6 7 8 9 10। हमने 3 सेट कंसीडर किए, 3 सेट्स कंसीडर किए। हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगी, एक तो डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड हो जाता है और एक तो आप वेन डायग्राम से किस तरीके से इसको शो करेंगे, दोनों ही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो A इंटरसेक्शन B intersection C means it is a set of all those elements which belong to A, B, C, which belongs to
ऑल थ्री सेट्स, ठीक है, तीनों सेट्स में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी हो, वो एलिमेंट जो बी में भी हो, वो एलिमेंट जो सी में भी हो। अब तक केवल दो सेट की बात थी तो हमने बोथ कर दिया था, अब तीनों सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए तब ये इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो हम चेक करते हैं कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। 1 की बात करें तो 1 केवल सेट ए में है। 2 की बात करें तो 2 सेट ए में है, सेट बी में है, बट सेट सी में नहीं है। 3 की अगर हम बात करें तो बेटा 3 जो है, 3 आपका सेट ए में है बट इसमें नहीं है, बी और सी में नहीं। 4 की बात करें तो 4 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। इसका मतलब ये इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम 5 की। 5 सिर्फ सेट ए में है। 6 की बात करें तो 6 सेट ए में है, सेट बी में है, सेट सी में भी है। और इसी तरीके से अगर हम 7 की बात करें, ए और सी में है बट बी में भी नहीं है। फिर इस तरीके से यहाँ पर ये सेट फिनिश हो गया, तो मतलब आगे चेक करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो 4 और 6 आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। मतलब द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बी एंड सी, तीनों में अगर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अब इसको देखिए किस तरीके से हम इसे वेन डायग्राम के हेल्प से देख सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्या करिए, एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। ले लिया हमने एक यूनिवर्सल सेट, ठीक। 3 सेट हैं यहाँ पर, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और आपके पास क्या मिल गया, सेट सी मिल गया। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। सबसे पहला काम तो हमें वो एलिमेंट लिख लेना है जो कि ए बी और सी के इंटरसेक्शन में। अब ध्यान से देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो ये क्या है, 4 6। तो 4 और 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब सेट ए लिखने की बारी है। सेट ए अगर आप देखिए बेटा, तो सेट ए में 1 किसी सेट में नहीं है तो हम 1 को इंडिपेंडेंटली सिर्फ ए में लिख लेंगे। 1 के बाद 2 की अगर हम बात करें तो 2 देखिए सेट ए और सेट बी में भी है, तो यहाँ से चेक करिए सेट ए और सेट बी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, तो इसका मतलब 2 को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट ए में भी 2 है, सेट बी में भी सेट 2 है, ठीक। 2 के बाद 3 की बात करें बच्चों, तो 3 जो है सिर्फ सेट ए में है, तो इंडिपेंडेंटली हम इसे सेट ए में लिख देंगे। फिर 4 की बात करते हैं, तो 4 अगर आप देखिए तो सब में था, तो हमने सेट ए बी सी तीनों में रिप्रेजेंट कर दिया। 4 के बाद अगर बेटा 5 की बात करें तो 5 भी जो है केवल सेट ए में है और किसी भी सेट में नहीं है शायद, तो 5 यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिपेंडेंटली। 6 की बात करें तो 6 तीनों सेट में थे, ए में भी, बी में भी, सी में भी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। 6 के बाद अगर 7 की बात करें तो ए और सी में 7 है, तो ए ये हो गया, सी ये हो गया। ए और सी का कॉमन पार्ट जो मिला, इंटरसेक्शन पार्ट मिला ए और सी का 7, तो हमने यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से सेट ए कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं सेट बी की। कहाँ तक, 6 तक हो गया। 8 की बात करें तो 8 बी में भी है, सी में भी है, तो बी और सी का कॉमन पोर्शन ये रहा और 8 को हम लिखेंगे यहाँ पर बी और सी के कॉमन पोर्शन पे। 9 की अगर हम बात करें बेटा, 9 के केस में अगर आप देखिए तो 9 सिर्फ कहाँ पे है, सिर्फ सेट सी में है। सॉरी, 10 की बात करते हैं। 10 अभी हम सेट बी पे चल रहे थे, तो 10 की अगर हम बात करें तो 10 भी जो है बी और सी दोनों में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी और सी दोनों में 10 लिख दिया हमने बच्चों। अब केवल सी पे बात करते हैं, तो सी की अगर हम बात करें, पहले बी चेक करें, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 का सेट बी कंप्लीट हो गया। और अगर सेट सी की बात करें तो सेट सी में केवल 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंटली है। तो इस तरीके से ये आपका इसका क्या बनता है, वेन डायग्राम बनता है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इंटरसेक्शन से कनेक्टेड टॉपिक एक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट वर्ड अगर देखिए तो जॉइंट एंड डिसजॉइंट, मतलब जॉइंट का ऑपोजिट आपका क्या हो गया, डिसजॉइंट। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ और डिसजॉइंट मतलब जो चीज़ें जुड़ी हुई ना हो, ठीक है। तो सेट के फॉर्म में अगर हम देखें तो हम इसे कहते हैं 2 सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट कब कहते हैं, इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5 मतलब उनके इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एंड इफ
ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, तो इस केस में हम कहते हैं टू सेट्स, देन टू सेट्स आर सेट टू बी, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट, और ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है, दो सेट आपको डिसजॉइंट तब कहलाएंगे जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं होता है तो बेटा उस केस में हम कहते हैं कि टू सेट्स आर सेट टू बी, टू सेट्स आर सेट टू बी, तो हम कह देते हैं दोनों सेट आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखें, सपोज करिए कि हमने यहाँ से यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक, ये आपका क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। अब देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन मिल रहा है, सेट ए अलग यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, सेट बी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो इस केस में इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, इस केस में अगर आप देखिए तो ए इंटरसेक्शन जो बी था आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, मीन्स कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट हियर, ए और बी यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, डिसजॉइंट मिल गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम देखें, इस तरीके से कोई अगर हमें केस मिल जाता है, सपोज करिए कि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो हम कह देते हैं कि इस केस में ए और बी जो है डिसजॉइंट नहीं है, क्या बोलेंगे फिर, हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको शो करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर, सपोज करिए कि यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेट बी इज इक्वल्स टू ले लिया बेटा आपने 7 8 9 10 11, एंड सेट सी इज इक्वल्स टू आपने ले लिया 6 8 10 12 एंड 14 ले लिया, इतनी चीज़ें आपने बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, सेट ए और सेट बी में देखिए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ए एंड सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दोनों में ही कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ए और सी की अगर आप बात करिए, ए इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें या बी इंटरसेक्शन सी की ही बात करें, तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए आपको कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, पहला एलिमेंट आपको 6 मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया, 6 नॉट इक्वल्स टू 5, 5 नहीं, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट, ये हो गया इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, और इसके बाद प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट रिमार्क पे आते हैं। रिमार्क नंबर 1 की बात करें बेटा अगर, तो हमने यहाँ से देखिए सपोज करिए कि हमने बेटा ए इज इक्वल्स टू, सपोज करिए अगर हमने लिया था 1 2 3 4 अगर हमने ले लिया, और बी इज इक्वल्स टू हमने बेटा ले लिया 2 3, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 3 5 ले लिया सपोज करिए, तो इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या मिला 2 3 मिला। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ लीजिए, बट इसको आपको डायरेक्टली समझने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। हमेशा आपको सेट थ्योरी में एग्जाम्पल्स नहीं समझाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है लोअर क्लासेस की चीज़ें हैं। वो बात अलग है कि सीबीएसई बोर्ड ने इसको प्रीवियस क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया, बट आईसीएसई में ये बच्चे 6 क्लास से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि अगर सपोज करिए कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी आपके पास क्या है, 2 सेट्स हैं, ठीक, देन रिमार्क नंबर 1 का पॉइंट नंबर ए, कहती हूँ मैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सेट ए का सबसेट होगा। यहाँ से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी देखो बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सेट ए का सबसेट होगा। पॉइंट नंबर बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट बी।
ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट बी, जो है ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का भी सबसेट होगा। वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग प्रूविंग करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वेन डायग्राम के थ्रू भी अगर आप देखना चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। इसकी प्रूविंग मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा रुक के, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। बेसिकली करना क्या है कि अगर सपोज करिए कि आपने सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है, और ये आपका सपोज करिए सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये वाला पोर्शन अगर देखिए आप, तो ये वाला पोर्शन सेट ए में भी है, तो मतलब सेट ए का सबसेट हो गया, और ये वाला पोर्शन सेट बी में भी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया बी का भी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी था। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क पे हम आते हैं। नेक्स्ट रिमार्क ये है कि सपोज दैट, मैं लिख रही हूँ रिमार्क नंबर 2 बेटा। सपोज दैट, यहाँ से हमने सपोज क्या किया कि ए इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, मतलब कहीं ना कहीं बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक। ये हो गया ए इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी का मतलब हो गया कि एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी सच दैट दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। तो अगर यहाँ से बेटा आप देखिए, तो मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ यहाँ से हुआ क्या, ठीक। ये सारी चीज़ों की प्रूविंग भी होगी। हमने सपोज कर लिया कि ये सेट बी है एंड सेट ए इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी, ये सेट ए हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि इस केस में अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी की बात कही जाए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। तो यही वो पोर्शन है जो ए और बी दोनों के सेट का है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेट ए आ गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, मिल गया सेट ए, ठीक। बेसिकली होता क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। बी अगर सपोज करिए कि बी इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट ए, तो बी जब कंटेन हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका सेट, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका सेट बी हो जाएगा। देखो होता क्या है, यूनियन के केस में जो बड़ा सेट होता है वो आ जाता है ऑपरेशन के बाद, और इंटरसेक्शन के केस में जो छोटा सेट होता है वो ऑपरेशन के बाद आता है। मतलब कि अगर देखिए ए इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी, तो इसका मतलब छोटा सेट आपका सेट ए हुआ, और इसके इंटरसेक्शन में हमेशा क्या मिला आपको, छोटा वाला सेट मिला। तो हमेशा याद रखिए इंटरसेक्शन के केस में जो छोटा सेट होता है वही आपको रिजल्ट में मिलता है, रिजल्टिंग सेट जो होता है वो आपको क्या मिलता है, छोटा वाला सेट मिलता है। यूनियन के केस में जो है रिजल्टिंग सेट जो आपको मिलता है यूनियन करने के बाद ऑलवेज आपको बड़ा वाला सेट मिलता है।